फॉर्मली हम अब कार्यक्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं जीजेईपीसी की तरफ से मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली इले, जीजेईपीसी के एमएसएमई के कन्वीनर श्री मनीष जीवानी, आप सबकी तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, मैं एमएसएमई के जो आज मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं, नीलेश सर, नीलेश त्रिवेदी जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंदौर से, आप जो एमएसएमई मंत्रालय में हैं, और आपकी विशेषज्ञता एमएसएमई स्कीम्स के ऊपर काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है, काफी कुछ चीजों को आप बड़े अच्छे ढंग से, सरल ढंग से लोगों तक पहुंचा पाते हैं। पास्ट में भी जो हमने एक्टिविटीज करी थी, आपके मार्गदर्शन का लोगों ने काफी अच्छा लाभ लिया है। आज भी हम जब एक दूसरे सेशन के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, तो मुझे उम्मीद है कि सर आपका मार्गदर्शन हमारी इंडस्ट्री को मिलेगा। मैं जीजेईपीसी के जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं और जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका जीजेईपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सर के प्रेजेंटेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर्स के सेशन होंगे, आप अपने प्रश्नों को Q&A में या चैट में भी लिख सकते हैं। अगर आप Q&A में नहीं डाल सकते हैं तो आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जो है हम अपनी तरफ से करेंगे कि सर उस प्रश्नों का उत्तर दें। मैं कार्यक्रम के अंत में आपसे यही चाहूंगा कि जब जब आपको समय मिले, जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के रखें। उसका फायदा यह होता है कि कार्यक्रम के बाद में जब हमें कोई जानकारी आप तक पहुंचानी होती है तो इजीली हम आपको ईमेल से भिजवा देंगे, जिससे कि आपको जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास से मिले, और जो भी क्वेश्चन आंसर हुए उसकी जानकारी कहीं पर अगर मिस कर गए हैं, नेटवर्क की वजह से कोई चीजें ब्रेक हो गई हैं, तो कुछ ऐसा न रहे जो नहीं सुन पाए हों, तो सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से जो है हमने आप सबसे यही हमारा आग्रह रहेगा कि कार्यक्रम के अंत तक जो है आप पेशेंस के साथ में सर को सुनिए और अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करिए। अब मैं अधिक कुछ समय न लेते हुए, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, मैं नीलेश सर से आग्रह करूंगा कि सर आप जो है अब अपना स्पीच देते हुए कार्यक्रम को शुरू करें। और मैं एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं जीजेईपीसी की तरफ से, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सभ्यसाची सीधे और हमारे कन्वीनर मनीष जीवानी जी की तरफ से। तो सर आप जो है अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। मैं आपका और आपकी टीम, मैडम मृणाली और सारे जीजीईपीसी के पूरे स्टाफ, ऑफिसर्स, कन्वीनर और आपके सभी एंटरप्रेन्योर, जो कि क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट बड़ा सेक्युलर डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे पास सारी इंडस्ट्री हमारी है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, लेदर हो, ज्वेलरी हो, डायमंड हो, गोल्ड हो या फिर आईटी की हो, सब एमएसएमई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि आप सब एमएसएमई में हैं, और हम सब जीजीईपीसी हो या कोई ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो या पीओ हो या गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज हों, हम सबको मिलकर इंटीग्रेट होके भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। और हमें लोगों को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो बेसिकली हमारे एंटरप्रेन्योर, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या प्रोस्पेक्टिव हो या यूथ हो, उन तक सुगमता से पहुंचे। और उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मेरे पास आपके इस प्रोग्राम को करने के बाद बहुत सारे कॉल्स भी आए थे, फीडबैक्स भी आए थे, कुछ लोगों के केस भी अटके थे, मैंने उनको गाइड भी किया था। तो उसके बाद इवन जयपुर में भी एक इसी प्रकार का एक ज्वेलर्स के लिए हमने एक वेबिनार किया था। तो ये सब आज आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कि मैं लोगों से अधिक इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं और मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए मैडम मृणाली से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा पीपीटी प्लीज ऑन कीजिए। 135 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। इसमें मेरे ग्रुप के भी सारे लोग, सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे इंस्टीट्यूशन, एकेडमिशियंस, इनको भी ये मैसेज भेजा है कि भाई आप सब लोग जुड़ के काम करें, मिलके काम करें। थैंक यू वेरी मच।
इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि एक दो लोगों ने ऐसे मैसेज डाला है कि थोड़ा इंग्लिश में भी थोड़ा ट्रांसलेशन किया जाए, तो लाइक मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हिंदी और इंग्लिश अगर आप दो, लाइक विल बी हेल्पफुल। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंग्लिश में भी किया जाए, लेकिन क्या होता है कि हमारे ये 135 में से यदि 10% इंग्लिश के होंगे तो उन्हें थोड़ा सा हिंदी को बियर करना है या हिंदी का साथ रखना है। अदरवाइज हम तो पूरा इंग्लिश में भी दे सकते हैं, पर हमारी इच्छा है कि जो बिल्कुल ग्राउंड का जो लास्ट एक्सपोर्टर है उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो आई विल ट्राई इन बोथ लैंग्वेजेस। थैंक यू सर। मैडम इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। This is the MSME sector of India. MSME sector contribute to GDP's 31%. Out of this 31%, 6.1% from manufacturing MSMEs and rest from trade and service sector. MSME's contribution to manufacturing output is 35%. Please back this slide. MSMEs का जो manufacturing output contribution is 35%. Export, look at the figure, 48% contribution of MSME in the total export of India. It is a very big thing for us, especially MSME and our all export promotion councils. यदि हमें हमारा एक्सपोर्ट टारगेट जो है $1 ट्रिलियन का यदि अचीव करना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, विदाउट एमएसएमई हम ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए ही हमें सब मैकेनिज्म फॉर्म करने पड़ेंगे। टोटल एमएसएमई इज 6.34 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमईज हैं। आउट ऑफ दिस 6.34 करोड़ ओनली 15 to 20% आर रजिस्टर्ड। दिस इज द वेरी बिग सिचुएशन दैट कि केवल 20% ही भारत सरकार के या राज्य शासन के या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के जो बेनिफिट्स हैं वो ले पाते हैं। तो उसके लिए हमें सबको मिलकर, चाहे एकेडमिशियंस हो, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, सबको मिलके एक काम करना है कि हमें अवेयरनेस करना है, मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस हो, ताकि लोग अपना जो फाइनेंस है वो बैंक से ले, किसी साहूकार या महाजन से ना ले, और अपना जो इंडस्ट्री चलाएं तो उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की सब्सिडीज, कंसेशंस और गवर्नमेंट के जो जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली अवेल करें। टोटल वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयमेंट है, हम लोग वी आर सेकंड नंबर इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अराउंड 11 करोड़ 75 लाख को हम जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो है फर्स्ट नंबर एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही प्रिडोमिनेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उद्यम रजिस्ट्रेशन। Government of India has issued notification 26th of June 2020 by which any industries, any entrepreneur who want to establish or having industry must be registered under Udyam registration, and this registration is totally free of cost. आपको इसका 1 रुपया नहीं देना है, but you have to visit the proper website, that is udyamregistration.gov.in. This is the proper government website. Otherwise यदि आप इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 4-5 वेबसाइट स्टार्टिंग में मिलेगी, और वो आपसे 1850, 2000, 2500, 5000 कुछ भी अमाउंट मांग सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और अल्टीमेटली वो आपको हमारी ही लिंक पर ले जाती हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। After this Udyam registration, you are entitled to take all benefits given by Government of India, state government and banks. So it is requested kindly registered if not yet. तो सभी ज्वेलर्स जो अभी तक रजिस्टर्ड यदि नहीं है तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट प्लीज। This is the definition given by for MSME as on
1st July 2020. What is micro, small, medium? My department is MSME, micro, small, medium. Micro stands that is investment in machine is up to 1 crore and turnover is up to 5 crore, then it is called as micro enterprise. There is no difference between manufacturing and service enterprise. So it means any industry, whether it is in service sector or in manufacturing sector, if investment is up to 1 CR and turnover is 5 CR, then it is termed as micro enterprise. And if investment is between 1 CR to 10 CR and turnover is up to 50 CR, then it is treated as small enterprise. And if investment in machine is between 10 crore to 50 crore and turnover is up to 250 crore, then it is termed as मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें एक जो बहुत पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो इसमें काउंट नहीं होता है। तो यदि कोई यूनिट का टर्नओवर एक्सपोर्ट का 500 करोड़ है लेकिन उसका यदि डोमेस्टिक टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है तो भी ही इज ट्रीटेड एज मीडियम सेक्टर एमएसएमई। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर हैज नॉट बीन कैलकुलेटेड इन दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द इंडियाज ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। ओवरऑल हम यदि देख रहे हैं, आपके सामने फिगर है, तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। जो लास्ट ईयर का हमारा एक्सपोर्ट टोटल है 493.19 यूएस बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट 505.94 यूएस बिलियन डॉलर का। ट्रेड डेफिसिट 12.74 यूएस बिलियन डॉलर है। ये 2021 का फिगर है। ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो फिगर्स हैं, इट इज आल्सो इंक्लूडेड दिस सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। यदि हम केवल मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स का एक्सपोर्ट देखेंगे तो वी आर ट्रेड डेफिसिट कंट्री, और सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट देखेंगे तो वी आर ट्रेड प्लस कंट्री फॉर द इन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर इज वेरी प्रीडोमिनेंट सेक्टर, 54 contribution in GDP, and because of this service sector we are having trade plus in service sector area. Next please. This is the gems and jewelry एक्सपोर्ट डाटा। जो जेम्स और ज्वेलरी का टोटल ग्लोब का एक्सपोर्ट होता है, इट इज 29.06 यूएस बिलियन डॉलर। इंडिया का शेयर है 5.8% विद रैंक 5th। टोटल रजिस्टर्ड जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं 7000, और ये 7000 जो रजिस्टर्ड जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं, इनका यदि आप फाइनेंशियल ईयर में यदि एक्सपोर्ट देखेंगे तो आप देखिए कि इनका एक्सपोर्ट जो है 25.31 यूएस बिलियन डॉलर रहा 2021 में, और 1920 में 35.37 यूएस बिलियन डॉलर रहा। इसका अर्थ समझिए आप कि मात्र 7000 एक्सपोर्टर, और हो सकता है इनमें से शायद 50% जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनका ही एक्टिव एक्सपोर्ट होगा। तो सिर्फ 3500 लोगों ने दी एक्सपोर्ट 35 यूएस बिलियन डॉलर तक कर लिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और इसमें गोल्ड ज्वेलरीज, रफ डायमंड्स की जो HSN कोड्स हैं, ये भी मैंने आपके सामने दिए हैं। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पूरा एक्सपोर्ट्स के बारे में और एमएसएमईज कैसे एक्सपोर्ट्स को हेल्प करेगा उसके बारे में भी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। हम एक्सपोर्ट में आए कैसे? There is Export Facilitation Center created by Government of India, Ministry of MSME in each our state MSME DI since 2019. This creation of EFCs in each MSME DI across the country is support system for MSMEs. We are for support system for MSMEs which will facilitate and provide hand-holding support to MSME. प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है या हमारा एंटरप्रेन्योर है, उसके दिमाग में आया कि साहब मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो उसके सामने आता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा, वो 5000 रुपये फीस ले सकता है, कोई 10,000 ले लेता है। उसमें बेसिक 8 से 9 रजिस्ट्रेशन होते हैं। फिर सारी एक्सपोर्ट की जो प्रमोशंस की बॉडीज होती हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं, एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन, फिर उनके साथ करस्पॉन्डेंस। तो ये एक कॉमन मैन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस प्रकार के फैसिलिटेशन सेंटर जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके अलावा
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स भी ये काम करती हैं, लेकिन अब चूंकि एमएसएमई का स्फीयर बहुत बड़ा है तो एमएसएमई भी ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। जब एक्सपोर्ट अब हम करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू अ बैंक अकाउंट, एन एडी कोड फ्रॉम बैंक, ऑथराइज्ड डीलर कोड, you have to your permanent account number, it is necessary for export. Then you have to obtain import export code IC number, ये 250 रुपीज में DGFT की वेबसाइट्स dgft.gov.in से मिल जाता है। Then for every exporter, for getting government benefits, subsidies, marketing supports, then you have to register with this RCMC, with export promotion councils, export promotion bodies, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड। ये जो है कॉफी, टी और स्पाइस से रिलेटेड है। फूड और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होंगे तो अपीडा होगा। यदि आपका जेम्स और ज्वेलरी प्रोडक्ट है तो आपको GGEPC के साथ रजिस्टर्ड होना है। पीओ मल्टी प्रोडक्ट के साथ जो है रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर आपका GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आइस गेट पोर्टल पे एक ई संचित रजिस्ट्रेशन होता है जिससे कि आप सारे एक्सपोर्ट के जो है प्रोसेस कंप्लीट कर सके, शिपिंग प्रोसेसेस और सारे जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं यू कैन क्लेम। क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एसेंशियल इन एक्सपोर्ट। एंड देन रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिन नंबर, it is a pen based business identification number from the customs prior to filling of shipping bills for clearance of export goods। मीन्स ये जो है एक्सपोर्ट गुड्स के क्लियरेंस के लिए भी आपको बिन नंबर कस्टम से मिलता है। तो ये सारे बेसिक 9 डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट प्लीज। These are the various agencies which I have explained in earlier slides: GST, DGFT, Export Promotion Council, ECGC, Export Credit Guarantee Corporation, shipping lines, their various ports, inland container depots, CONCOR, banks, custom, and finally MSME Development Organization, that is my organization. How we can help you for strengthening your capabilities, for strengthening of your training and testing methods, for for marketing support and for financial supports. So these are the total agencies involved in export import business. तो इसके अलावा भी कुछ एजेंसीज और भी हैं। यदि आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है तो यू हैव टू रजिस्टर्ड विद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आप यदि फाइटो सैनिटेशन सर्टिफिकेट यदि लेंगे तो उसके लिए भी आपको प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, वहां से आपको क्लियरेंसेस लगता है। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द ट्रेनिंग सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स होगा कहां से स्टार्ट? सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक्सपोर्ट जो है करना कैसे है, तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं। हम वी आर कंडक्टिंग इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन। इट इज 1 or 2 days, 1 day बैक प्लीज बेटा, 1 day for cluster based industrial motivation campaign and 2 weeks program for enterprise awareness camp। These enterprise awareness camp, इसमें टोटल 10 days का प्रोग्राम है, 6 hours पर डे का क्लासेस होता है। एंड इसमें हाउ टू स्टार्ट इंडस्ट्री, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ MSME प्रोडक्ट्स, देन वेरियस क्लियरेंसेस, लाइसेंसिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ये सब हम जो है इस 10 days में करते हैं। दिस EAC एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप 10 days, इसमें जो मेल एंटरप्रेन्योर के जो फीस है वो 100 रुपीज है, फीमेल एंटरप्रेन्योर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेम ESDP एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट, दिस इज अ 6 weeks प्रोग्राम जिसमें 6 hours पर डे का क्लास लगता है। इसमें हम पर्टिकुलर स्किल फर्स्ट 25 days तक सिखाते हैं, जैसे जिसमें हो सकता है बैग मैन्युफैक्चरिंग, रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक डिटर्जेंट, लाइक केक्स, बेकरी, नमकीन, समोसा, इस टाइप के जो स्नैक्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेनिंग देते हैं।
5 डेज होते हैं आउट ऑफ दिस 30 डेज, तो 25 डेज तो स्किल हो जाता है, 5 डेज जो है उसमें मैनेजरियल ट्रेनिंग देते हैं। देन लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, all you exporters and budding entrepreneurs, this management development program, this is a 1 week program. In this program the fees is 200 rupees only for male entrepreneur, free of cost for female entrepreneur. This is 6 hour per day classes. The MDP, normally we do MDP on export management, export procedure and documentation, sales management, marketing management, digital e-commerce management, ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एमएसएमईज, या फिर हम जो है एचआर के ऊपर भी हम इस प्रकार के एमडीपीस करते हैं। तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग से ही स्टार्ट होना चाहिए किसी को भी, ताकि उसको एक रूफ पर सारा पूरा की पूरा इंडस्ट्री सेटअप करने से लगाकर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मीटिंग, कंसेशन बेनिफिट्स मिल जाए, उसके बाद फिर वो जो है आगे के लिए काम करे। तो यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, दिस इज द फाइनेंस सपोर्ट। जब भी आप बात करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना है, तो विदाउट फंड या विदाउट फाइनेंस तो एक्सपोर्ट हो नहीं सकता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने खास एमएसएमईज के लिए कुछ खास स्कीम्स डिजाइन की है, जिसमें इसको बोलते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अंडर दिस स्कीम there will be 5% interest subvention for manufacturing MSMEs for pre and post shipment, and 3% interest subvention for merchant exporters for pre and post shipment. What is pre and post? यदि आपके पास कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, तब आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल जो है प्रोक्योर करेंगे, स्टाफ और लेबर हायर करके और उनसे प्रोडक्ट बनवाएंगे, तो इसके लिए आपको फंड्स लगेगा, तो इसको बोलते हैं प्री शिपमेंट। और पोस्ट शिपमेंट कि जब आपने एक कंसाइनमेंट भेज दिया, अब उस कंसाइनमेंट के बाद आपको फिर से अपनी यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको फिर से फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा कर सके। तो उसके लिए पोस्ट शिपमेंट भी फाइनेंस आपको मिल सकता है। लेकिन ये फाइनेंस मिलता है, बैंक से मिलता है, किसी भी नेशनलाइज बैंक से मिलता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें है, यदि बैंक का लोन यदि इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आपको 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन होकर आपको इफेक्टिव 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड मिल जाएगा। और यदि आप ट्रेडर हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, जो टाइड है किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के साथ जिनका कोई कॉम्बिनेशन है, तो आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, यदि बैंक का लोन 10% है तो 3% का सबवेंशन होकर आपको इफेक्टिव रेट 7% मिलेगा। तो ये जो है आपको, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ईपीसी, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट भी इसको कहा जाता है। और ये डायरेक्ट किसी बैंक से आपको या तो आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, या कोई एलसी आपके पास आ गई है किसी बैंक से, फॉरेन बैंक से, या आप प्रूफ ऑफ शिपमेंट, इन बेसिस पर, इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप ये इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं और बैंक से फंडिंग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। मैंने दोनों पॉइंट इसी में इंट्रोड्यूस किए हैं। जो ECGC है, वो ECGC क्या करता है कि आपका कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन जो लॉसेस यदि किस कारण हो रहा है कि बायर ने आपको पैसा नहीं दिया, पेमेंट रिस्क, या कोई बैंक की प्रॉब्लम हो गई, या बायर की प्रॉब्लम हो गई, या उस कंट्री की कोई प्रॉब्लम हो गई, तब क्या होगा, ECGC आपको पेमेंट दे देगा। और ये बहुत अच्छा बात है कि आप जो है ECGC के साथ इंश्योरेंस करके ही अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ECGC कई वर्क करता है। ये आपको जो बायर है उसका वर्दीनेस भी बताता है, बैंकर्स का वर्दीनेस भी बताता है, और उस कंट्री का वर्दीनेस भी बताता है कि हाँ, आप उस बैंक के साथ डील कर सकते हैं, इस बायर के साथ डील कर सकते हैं, इस बैंक के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का भी एक स्टडी किया होता है। तो ये जो है आपको एक तरह से इंश्योरेंस करते हैं आपके पेमेंट का, ताकि आपको पेमेंट टाइमली मिले। अब एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और मेरे हिसाब से हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को इस टर्म्स के बारे में मालूम नहीं होगा, या होगा भी तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है कि बायर, सेलर और फाइनेंसर, ये 3 लोग रहते हैं। बायर जो है विदेश में बैठा है, कोई UAE में बैठा है, ये इंडिया में कोई एक्सपोर्टर बैठा है, तो इंडिया के एक्सपोर्टर ने बायर जो UAE में बैठा है उसको अपना सामान बेच दिया। अब नॉर्मली क्या होगा कि जो बायर है, बायर ने सेलर को पैसे देना है,
लेकिन जो सेलर है यहाँ पर क्या करता है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में, यहीं पर इंडिया में ही कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें ईसीजीसी भी ये काम शुरू करने वाला है, और इसके अलावा एसबीआई और बैंक्स भी करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये आपके जो बिल इनवॉइस रेज हुआ है उस इनवॉइस को ही परचेस कर लेंगे, और आपका जो भी अमाउंट है उसका 90% आपको आपके शिपमेंट रवाना होने के पहले ही आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस आपको जो है ये अमाउंट मिल जाएगा और 90% मिल जाएगा। तो आपका जो है ये जो 180 डेज का साइकिल होता है या 150 डेज का साइकिल होता है पेमेंट का, ये बच जाता है। तो आपको इमीडिएटली पैसा भी मिल सकता है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग से। इसमें कई कंपनीज इस वर्क को करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर ईसीजीसी ने एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्कीम निकाली है जिसको है निर्यात ऋण विकास योजना, निर्विक स्कीम कहते हैं। इट इज अ बेसिकली एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें जो ईसीजीसी कवर करता था पहले वो 60% कवर करता था आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, लेकिन अब जो है 90% तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो ईसीजीसी प्रोवाइड करता है अंडर दिस एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम में। और इसके अलावा ये जो है एडिशनली बैंक्स को भी इससे फायदा होता है कि उसको जो है बारोवर ठीक से आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो भी 4% और 8% के रिस्पेक्टिव रहता है। तो इट मींस ये ईसीजीसी का निर्विक स्कीम जो अभी रिसेंटली इस बजट में ही एफएम ने अनाउंस किया था, आप सभी ईसीजीसी से कांटेक्ट कीजिए और ईसीजीसी के ऑफिसर्स को बुलाकर उनकी और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग बेसिक इंटीग्रेट होकर सभी डिपार्टमेंट्स का सहायता लेके हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। नेक्स्ट प्लीज। अब फंड्स के लिए मैंने तो आपको बताया कि प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, देयर आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। मैं बहुत क्विकली आपको बता देता हूं कि देयर आर 4 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थ्रू विच यू कैन टेक फंड फॉर योर स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस। This PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program, this is a central government flagship scheme implemented by KVIC, Khadi Village Industries Commission. Under this scheme, manufacturing entrepreneur will get loan of 25 lakh, service entrepreneur will get can take loan of rupees 10 lakhs, and there will be subsidy 35% for village industries located in village are operated by a woman. The woman, village, SC, ST, OBC, minority, physically handicapped, challenged. यदि ये विलेज एरिया में एस्टेब्लिश करेंगे तो इन्हें 35% सब्सिडी है, और यही कम्युनिटी स्पेशल कैटेगरी यदि अर्बन एरिया में एस्टेब्लिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग तो इन्हें जो है 25% की सब्सिडी मिलेगी। साथ में यदि आप कोई सर्विस एंटरप्राइज, इफ यू वांट यूर एस्टेब्लिश सर्विस एंटरप्राइज, देन इन विलेज एरिया आर इंडस्ट्री ओन्ड बाय वुमन, SC, ST, OBC, minority, PH, then the subsidy is 25% in village for male entrepreneur and 15% for male entrepreneur in urban area. So this is the big difference for subsidies between male, female, SC, ST, OBC, general category, special category. तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम। इससे आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन देयर इज मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में 3 प्रकार के लोन हैं, 50,000, 5 लाख एंड 10 लाख। ये भी 3 काम के लिए दे सकते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, बट इसमें देयर विल बी नो सब्सिडी। मुद्रा योजना में कोई सब्सिडी नहीं है। इट इज डायरेक्ट उद्यमी मित्रा.in ये वेबसाइट है, उससे आपको डायरेक्ट या किसी बैंक की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। Then Startup India स्कीम है। Startup India में if your product is innovative, novel, having inventive steps, then आप जो है स्टार्टअप इंडिया में startupindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करके आप वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी से आप फंडिंग ले सकते हैं। इसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट है कि जो भी 3 इयर्स का जो है आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साथ में आपको लेबर और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी क्लियरेंस रहेंगे। तो ये स्टार्टअप न्यू और इन्वेंटिव स्टेप्स वाला है। जैसे आज अभी प्रेजेंटली क्राइसिस चल रहा है ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है
इस ऑक्सीजन को क्राइसिस के लिए कई इंडस्ट्रीज नए नए चीजें, नए नए इन्वेंटिव स्टेप वाले फ्लो मीटर्स ला सकती हैं, या नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, या ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कर सकती है। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम से बेनिफिट ले सकते हैं। देन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें जो है करीब 50 लाख का जो है ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है उस स्टार्टअप के लिए। तो ये काफी अच्छा स्कीम है। देन स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये केवल 2 कैटेगरी के लोगों के लिए है। एक होता है वुमन ऑफ एनी कैटेगरी, वुमन एंड SC ST, 1 SC और 1 ST। तो इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में 10 लाख to 1 करोड़ का जो फंडिंग है वो उस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मिलता है। और ये भी किसी बैंक से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, और उद्यमी मित्रा की वेबसाइट पर ये सभी लोन्स का जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, CGT MSE स्कीम, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसको बोलते हैं CGT MSE ट्रस्ट। ये जो CGT MSE ट्रस्ट है, इसमें इफ आपके पास कोई अमाउंट नहीं है, किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट कुछ पार्ट जो है वो गारंटी लेता है। तो अराउंड 75% जो है गारंटी आपके लोन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। रिमेनिंग 25% के लिए आपको या तो मार्जिन मनी सब्सिडीज के रूप में आप ले सकते हैं किसी PMAGP स्कीम से, या फिर अपने पास से भी 25% का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और यदि लोन 5 लाख तक का है तो 85% तक का जो है इसमें कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहता है। तो ये CGT MSE स्कीम जो है 2 करोड़ तक का जो लोन है कोलेटरल फ्री है, तो इसका 75% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कवरेज देता है। तो आप कभी भी बैंक से जाएं तो CGT MSE स्कीम में अप्लाई करके भी आप फंडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। MSME इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देता है। जैसे आज आपका यदि जेम्स ज्वेलरी सेक्टर है, ज्वेलर्स हैं या कोई आर्टिसंस हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कोई कारपेट बनाते हैं, कोई लेदर आर्टिकल्स बनाते हैं, या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि पहले बनता था लेकिन अब नहीं बन रहा है। तो एक स्कीम है, अ स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसमें यदि 500 आर्टिशियंस होंगे क्लस्टर में तो 2.5 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, और यदि 500 आर्टिसन से ज्यादा होंगे तो 5 करोड़ का सपोर्ट है। और सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए इसमें भी 25 लाख का प्रोविजन है। तो ये स्कीम में जो है आपको KVIC से इसका जो है अप्लाई करना होता है, स्फूर्ति स्कीम का। दूसरा एक स्कीम है एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब ये रूरल इंडस्ट्रीज में एंटरप्रेन्योरशिप को और इनोवेशन को प्रमोट करता है। इसको एस्पायर बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार के बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनते हैं। एक होता है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, जो बेसिकली लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर एक प्रकार का उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होता है कि यदि आप कोई लेदर आर्टिकल बनाना चाहते हैं तो आपको लेदर से बेस्ड इक्विपमेंट्स परचेस करने होंगे, तो उस इक्विपमेंट्स के लिए 100% ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। 1 करोड़ का मैक्सिमम 1 करोड़ का ग्रांट है 100% फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, और 50% ग्रांट मैक्सिमम 50 लाख जो है यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे बना है, यानी प्राइवेट एसोसिएशंस एजेंसीज मिलके बनाते हैं तो 50 लाख का ग्रांट है। और गवर्नमेंट एजेंसीज जिसमें से GGEPC, इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया या GGEPC के अपने कुछ बॉडीज होंगे, या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंसीज हैं, तो ये इनको 1 करोड़ का ग्रांट अपने यहाँ पर अपने आर्टिसंस की में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वेरियस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसके लिए जो फंडिंग लगता है खासकर मशीन में, लैंड बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन आपको मशीन और इक्विपमेंट के लिए 1 करोड़ का ग्रांट मिल सकता है। और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। यदि आप कोई ऐसा इंक्यूबेटर जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसमें कोई नॉवेल और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें भी जो है 50% का ग्रांट है, मैक्सिमम 1 करोड़ फॉर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के लिए है, और 50% का ग्रांट है
that is maximum for but maximum 30 lakhs for existing technology business incubators. तो ये जो है बेसिकली ये आप दोनों ही स्कीम्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और आप जो है इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार का फंडिंग गवर्नमेंट से लेते हैं। और ये दोनों ही स्कीम स्फूर्ति और एस्पायर KVIC से इम्प्लीमेंट होती है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज KVIC। नेक्स्ट, दिस इज अवर MSc CDP माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो स्कीम है, इस स्कीम में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 CR है। इस 20 CR का 70% जो है, ठीक है, यानी 14 CR का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट रहता है फॉर क्रिएशन ऑफ कॉमन फैसिलिटीज सच एज कॉमन प्रोडक्शन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर, डिजाइन, कॉमन डिजाइन, आपके ज्वेलरीज के लिए डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी, कॉमन R&D, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, मार्केटिंग शोरूम्स, स्टोरेजेस, गोडाउन, ये सब जो है इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है जिसपे सबका इक्वल राइट होता है। इसमें मैक्सिमम जो है 20 गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है कि 20 लोगों का मिलके एक सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री बनाते हैं, तो ये है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि सभी एंटरप्रेन्योर माइक्रो होंगे, यदि उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे है और टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, और यदि ये इस कैटेगरी के होंगे और महिलाएं होंगे, सभी महिलाएं हैं, या 50% से ज्यादा इंडस्ट्रीज विलेज ओन्ड है, तो जो ग्रांट है हमारा 70% से बढ़ के 90% तक मिलता है। तो ये 90% बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। 20 CR में से 18 CR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करता है, रिमेनिंग आपको, आपके एसोसिएशंस को और स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली लैंड के रूप में आपको जगह देता है और इस स्कीम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग हब्स और एग्जीबिशन सेंटर्स भी आए कि आप आपका जो प्रोडक्ट्स है उसको करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए आप इस प्रकार के मार्केटिंग हब्स या एग्जीबिशन सेंटर बना सकते हैं, जो कि कोई एसोसिएशंस बनाता है। इसका 60% जो कास्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बियर करता है। और यदि ये जो मार्केटिंग हब्स या एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, यदि ये महिलाओं का है पूरा एसोसिएशन, यदि ये वुमन एंटरप्रेन्योर का एसोसिएशन है, तो इसमें जो ग्रांट है वो 80% है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 CR है, तो इट मींस 6 करोड़ या 8 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एसोसिएशन किन लोगों का है, उसके बेसिस पे आपको ये मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है कि जैसे आपको कोई ऐसा इंडस्ट्रियल स्टेट चाहिए, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो उसका 60% जो है 10 करोड़ का कॉस्ट है, 60% दैट इज 6 करोड़ जो है ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। 40% स्टेट गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज या सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज बियर कर सकते हैं। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरीज के लिए, ज्वेलर्स के लिए GGEPC चाहे तो एक एजेंसी बन सकता है और एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए प्रपोजल डाल सकता है। इसमें 15 CR का फंडिंग है कि भाई एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बन गया ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो 15 करोड़ का इसमें फंडिंग है। इसका 60% विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिमेनिंग 40% विल बी बोर्न बाय योर GGEPC या एनी अदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एनी अदर इंडस्ट्री और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये जो ID स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इज एक्सक्लूसिवली फॉर government and government agencies. This is the our cluster development program and cluster development program scheme. Next, please. The marketing support. We have provide international cooperation under our international cooperation scheme a delegation of minimum 10 MSME unit. ठीक है, can go any exhibition which is organized by my department. We have participated around 500 fairs. Please back please. We have participated in international places जहाँ पर हम MSME पवेलियन लेते हैं, तो वहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ITPO, FIO, EEPC, अपीडा, आपका GGEPC भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करता है। तो उसमें आपको जो है यदि 10 लोगों का MSME का डेलीगेशन यदि रिकमेंड होता है, अप्रूव होता है, तो 10 लोगों का डेलीगेशन में प्रत्येक MSME को 1.25 lakhs फॉर स्टॉल एंड 1 lakh फॉर हेयर फेयर एंड 25,000 फॉर फ्रेट, इसके लिए आपको मिल सकता है।
तो अराउंड 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी पर एमएसएमई को है, और एक एमएसएमई 2 बार जो है किसी इंटरनेशनल इवेंट में जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, ताकि आप आपके प्रोडक्ट, अभी चूंकि कोविड-19 है जिसके कारण थोड़ी समस्या है कि हमें जो है प्रॉपरली हम प्रॉपर तरीके से अभी पार्टिसिपेट कहीं भी नहीं हो पा रहे हैं। अदरवाइज स्कीम इज वेरी गुड फॉर एमएसएमईज हु वांटेड टू exhibit their products in international market and take orders from international market. Next. In my state government department, there is government of Madhya Pradesh has a very good scheme for quality certification mark for exporting units. 50% maximum 25 lakhs. ठीक है, and 50% max 50 lakhs for pharma units. यदि कोई नॉर्मल यूनिट होगा तो उसे 25 लाख मैक्सिमम या 50% जो भी कॉस्ट हो, whichever is less, इतना सर्टिफिकेशन चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रीइंबर्स करता है एक्सपोर्टर्स को। और जो यदि फार्मा इंडस्ट्री हो तो उन्हें 50 लाख तक, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज में कंप्लायंसेस ज्यादा लगते हैं, तो उन कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए सर्टिफिकेशन चार्जेस को ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रीइंबर्स करता है। तो इट इज अ वेरी गुड स्कीम फॉर टेकिंग एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन। देखिए हम अब क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग से आप समझिए एक्सपोर्टर्स कैसे बनना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। उसके बाद आपको फाइनेंस कहाँ से मिलना है, फाइनेंस की भी कई स्कीम्स हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम्स है, फिर उसके बाद वहाँ के जो सर्टिफिकेशन चार्जेस है उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का स्कीम है। और ऐसा ही अन्य एजेंसीज जो कि जैसा पीडा है या फार्मैक्सिल है, वो भी कुछ स्कीम्स को रीइंबर्स करते हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये भी एक प्रकार का आपके लिए बेनिफिट है कि आप अपने आप को फॉरेन मार्केट में स्ट्रेंथनिंग करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारा स्कीम है जेड, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। मींस आप जो है क्वालिटी प्रोडक्शन करें, लेकिन उस क्वालिटी प्रोडक्शन के कारण एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मींस जो है कि आपका जो है कोई क्वालिटी, फुल क्वालिटी हो और कोई एनवायरनमेंट पे नेग्लिजिबल उसका इम्पैक्ट आए। इसमें भी जो है हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं स्टेट और नेशनल लेवल के। और इसके अलावा जेड के जो पैरामीटर्स हैं, यदि आप अडॉप्ट करते हैं बीइंग एमएसएमईज, तो 80% जो कॉस्ट है कंसल्टेंसी का विल बी रीइंबर्स्ड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और इसमें भी जो है अभी इसका रिवीजन हो रहा है, हो सकता है और भी बेनिफिट्स इसमें अभी आए आगे। अभी ये ड्राफ्ट है, इसमें कई चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट, ये एमएसएमई एक्सपोर्ट्स का जो है टोटल एमएसएमई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इतना है 16-17 में कि 49, 48, 48, 49 इतना परसेंटेज जो है एमएसएमई का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। हम लोग जो है पहले इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो लगभग 25% था ग्लोबल ट्रेड में, आज प्रेजेंटली वो रह गया है 1.6 या 1.9%। तो ये बहुत ही कम फिगर है, हमें इसको इंक्रीज करना है। इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये लोग पूछते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होते क्या हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता क्या है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा पिक्चर बनाया है कि इसमें जो मिनरल फ्यूल्स हैं इसका कंट्रीब्यूशन 13.7% है, जेम्स प्रीशियस मेटल्स इसका 11.4% है, मशीनरीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स इसका 6.6% है, ऑर्गेनिक केमिकल्स 5.7% है, व्हीकल्स 5.3, यानी कार, ट्रैक्टर इंडिया का लीडिंग नंबर 1 है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। देन फार्मा वी आर थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन जेनेरिक्स, 5% कंट्रीब्यूशन है इसका एक्सपोर्ट्स में। इलेक्ट्रिकली मशीनरीज का 4.5% है, आयरन स्टील का 3% है, और इसके अलावा क्लोथिंग है, नीट और क्रॉस क्लोथिंग एसेसरीज हैं, इनका 2.7-2.5% है। ये टोटल 60% पूरा फिगर है। तो टॉप 10 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट यदि इंडिया से होते हैं तो वो ये आपके सामने है, इनसे ही सबसे ज्यादा हम लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं इंडिया। नेक्स्ट, टॉप 10 डेस्टिनेशंस कौन से हैं, तो सबसे नंबर 1 यूएसए का ही आता है, जिसका 16.8% इंडिया का टोटल ट्रेड जो है यूएसए को जाता है। फिर यूएई को जाता है, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम्स, नीदरलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपाल।
तो देखा जाए तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये हमारे टॉप 10 डेस्टिनेशन है, और 60 to 70% जो अपना एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो जो है वो इंडिया का इन्हीं प्लेसेस पे जाता है। तो आपके सामने मार्केट्स भी है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज क्या है? ये इंडिया, आप यदि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? सबसे पहले प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये बहुत सनराइजिंग सेक्टर है, मैंने आपको आगे ही बता दिया था, इसका एक्सपोर्ट फिगर भी काफी अच्छा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल में भी आप देखिए कि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा कंजम्पशन यूएस से करता है 41%, उसके बाद यूरोप करता है 21%। सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कौन करता है? इंडिया नहीं, सबसे ज्यादा करता है चाइना 13% शेयर के साथ। इंडिया का शेयर 2.5% है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हमें इंक्रीज करना है। फिर होम्योपैथी मेडिसिन, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट हो सकता है। हम लोग जो है मीट जो प्रोडक्ट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स में भी इंडिया का काफी नाम है, इसमें बफेलोज और पोर्क, इनका मीट जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, यूके, यूएस एंड जर्मनी, और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो ये मेनली अपॉर्चुनिटीज है एक्सपोर्ट की। और इसमें अब एक चीज और जुड़ने वाली है, क्योंकि मैंने उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आईटी सेक्टर, हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये नंबर 1 है एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि आज इन्हीं के कारण हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड प्लस है सर्विस सेक्टर में। और गवर्नमेंट का जो है कई बेनिफिट्स भी हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, अब एक्सपोर्ट का यदि हम बात करें तो ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी जो है उसमें 45 मिलियन मेंबर्स हैं, 4.5 करोड़ मेंबर्स हैं 100 कंट्रीज में आईसीसी में, और यही पूरी पॉलिसी को ट्रेड करता है, रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि अब ये एक्सपोर्ट हो गया, आईपीआर हो गया, ये अब किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं रह गए, हम एक ग्लोब के पार्ट हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो आईसीसी है, आईसीसी ये यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूटीओ को जो है सपोर्ट करता है, और ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1919 में, और इसका सेक्रेटरीट पेरिस में है। और ये जो है मेनली एक्सपोर्ट को ये कंट्रोल करते हैं। तो आप समझिए कि इसका जो ओरिजिन है ये विदेश से ही है, हमारे यहाँ से तो हम लोग इनके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये ITC-HS कोड क्या होता है कि हम लोग, यदि आप कपड़ा बना रहे हैं तो आप कॉटन सूट, कॉटन शर्टिंग्स, कोई फूड प्रोडक्ट बना रहा है कि साहब मैंगो बना रहा हूँ, मैंगो चिप्स बना रहा हूँ, मैंगो ड्रिंक बना रहा हूँ, पोटैटो चिप्स बना रहा हूँ, टमाटो केचप बना रहा हूँ, या फर्नीचर बना रहा हूँ, तो विदेश या जो हमारा एक्सपोर्ट में नाम से नहीं चलता है, ये कोड से चलता है, ताकि ये जो है पूरे की पूरे ग्लोब में आपने यदि पोटैटो चिप्स से एक्सपोर्ट किया, या आपने फर्नीचर एक्सपोर्ट किया, या मशीनरी एक्सपोर्ट किया, तो उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है, और उस पर्टिकुलर कोड से ही दूसरी कंट्री का कस्टम डिपार्टमेंट इसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग, ये ITC-HS कोड इंडियन सिस्टम है, और इसके जो है 2 शेड्यूल्स हैं, एक शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, और शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। और टोटल जो एक्सपोर्ट पॉलिसी के जो शेड्यूल्स हैं 97 चैप्टर्स होते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी होते हैं। तो ये ITC इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम्स ऑफ कोड्स, तो ये इंडिया के कोड्स होते हैं, और ये नॉर्मली 8 डिजिट्स के होते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो बॉडी कौन है, इसको कंट्रोल करता है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ITC-HS कोड्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, HS कोड एंड ITC-HS कोड, जो HS कोड होते हैं ये किसने दिए हैं? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे वर्ल्ड जो है सारी कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉस होता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वो 6 डिजिट का HS कोड देता है। फिर कोई कंट्री उसमें एडिशनल 2 डिजिट्स, कोई 4 डिजिट्स
भी लगा देती हैं और HS क्लासिफिकेशन उनकी कंट्री के हिसाब से वो करते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है कि इसमें 2 डिजिट और एडिशनल किया है, तो हमारे ITC HS कोड 8 डिजिट्स वाले होते हैं। नेक्स्ट, अब WTO आपका जितना भी एक्सपोर्ट का कंट्रोल होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1995 में ये क्रिएट हुआ था। ये पहले था गुड्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि 1948 में था। फिर इसमें सर्विसेज भी आ गया और IPR भी आ गया, तो अब जाके ये WTO बन गया है, और ये IPR, सर्विस और गुड्स, इन सबके ट्रेड को कंट्रोल करता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज आप देख लीजिए कि आज आपको वैक्सीन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंडिया क्या कह रहा है कि भाई पेटेंट के जो है राइट्स कंपनियां छोड़े ताकि मास को फायदा मिले। तो हम WTO के सामने रिक्वेस्ट किए हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के सामने रिक्वेस्ट किए हैं, और हमारे साथ साउथ अफ्रीका ने भी इसको रिक्वेस्ट किया है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से ग्लोब को देखता है ये, और ग्लोब के जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको चेक करता है। नेक्स्ट, फिर ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं। कुछ कंट्री क्या है, ट्रेड बैरियर्स एस्टेब्लिश करती हैं, एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस करती है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस टैरिफ पे होते हैं और नॉन टैरिफ पे होते हैं। तो टैरिफ में बैरियर्स में आ जाता है कि भाई हम जो है कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, है ना। हम जैसे टॉय हैं, इंडिया जो है टॉय का 80% जो इंपोर्ट होता है चाइना से होता है। तो टॉय इंडस्ट्री को कंजर्व और प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या करा कि जो टॉय के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको 3 टाइम्स कर दिया, ताकि क्या होगा कि जो चाइना से जो माल आता है वो महंगा हो जाए, और हमारे इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये इसका माल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो और मेक इन इंडिया कंसेप्ट हो। तो एक तरह से ये ट्रेड बैरियर्स कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। कुछ सब्सिडीज भी देते हैं इसमें गवर्नमेंट डोमेस्टिक फर्म्स को, ताकि एक्सपोर्ट का इंकरेज हो। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं, जिसमें भाई कि आप जो है पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा बना नहीं सकते, तो उसको ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये ट्रेड बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड DGTR, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी। कोई चाइना में पेन बन रहा है और वो पेन जो है चाइना के मार्केट में तो जो है 10 रुपए में बिकता है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है कि अपना जो पेन है वो इंडिया में 7 रुपए में बेच रहा है। तब हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर वो लोग जो है एक DGTR के सामने कंप्लेंट कर सकते हैं विद प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये चाइना जो है अपने प्रोडक्ट का डंपिंग कर रहा है। तो इस प्रकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसके प्रोडक्ट को भी अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पैरेलल में ला देता है ये डिपार्टमेंट, ताकि जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंजर्व हो। तो देखा है तो गवर्नमेंट आपके लिए काफी कुछ कर सकता है, लेकिन आपको इन सब चीजों की नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कंट्री, पड़ोस की नेबरिंग कंट्रीज आपके प्रोडक्ट को डंप कर रही है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स की कई स्टेप्स है। सिलेक्शन ऑफ मार्केट, फिर बायर ढूंढना है, सैम्पलिंग करना है, उसकी प्राइसिंग और कॉस्टिंग करना है कि हम जो है सामान फ्री ऑन बोर्ड रखेंगे, कि उसमें CIF वैल्यू रहेगा। ये हम इस प्रकार से एक्सपोर्ट्स की कई अराउंड 13 to 14 स्टेप्स हैं। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन भी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये जो है डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं मेनली वो है लेटर ऑफ क्रेडिट लगता है, इनवॉइस लगता है, पैकिंग लिस्ट लगता है, एयरवेज बिल या बिल ऑफ लेडिंग लगता है, फॉरेन एक्सचेंज का डिक्लेरेशन लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दे रखा है कि भाई इससे प्रूव होता है कि ये सर्टिफिकेट जो है ये जो प्रोडक्ट है इसी कंट्री का ओरिजिन है, दूसरी जगह से नहीं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके बेसिस पे आपको जो है बैंक से रियलाइजेशन मिल जाता है या पेमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के लिए आपको dgft.gov.in की वेबसाइट पे जाना होता है। उसमें एक सर्विस वाला मेन्यू आता है, उसको क्लिक करना पड़ता है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन टू DGFT, और उसके बाद आपको ये अपना जो भी क्लेम है वो क्लेम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको आगे
स्लाइड्स में बताता हूँ। डीजीएफटी मेन जो है पूरा एक्सपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने सुना होगा कि 2015 से 20 की जो पॉलिसी है, अभी पॉलिसी आने वाली थी लेकिन ये कोविड के कारण अभी जो है एज इट इज इसको अगस्त तक, सितंबर तक बढ़ा दिया है। 1 सितंबर से शायद ये नई पॉलिसी आएगी। नेक्स्ट 5 ईयर्स की, हर 5 साल में नई पॉलिसी बनती है और इसमें अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं एज पर नीड्स। इसमें आयात निर्यात फॉर्म भी होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स भी होते हैं और ITC-HS क्लासिफिकेशंस, जो आपके प्रोडक्ट का ITC-HS कोड क्या है वो आपको मालूम पड़ सकता है। ITC-HS कोड आपको आपके प्रोडक्ट का मालूम करना है। बहुत अच्छी साइट है इंडिया ट्रेड पोर्टल या commerce.nic.in। इस पर आप आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालिए तो आपको आपका ITC-HS कोड मिल जाता है। उसके बाद आपको मालूम पड़ सकता है कि इसका GST कितना है, इसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है, इसमें ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है कि प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है कैटेगरी में है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का जो दूसरी कंट्रीज का ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है वो भी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो मैं यदि एक्सपोर्ट करना है तो आपको ये वेबसाइट्स, इंडिया ट्रेड पोर्टल जो है या फिर GGEPC की वेबसाइट है या फिर MSME डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, या फिर commerce.nic.in, dgft.gov.in, आपका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन सबको आपको रेगुलरली वॉच भी करना है और इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी अटेंड करना है। नेक्स्ट, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो ये हम बहुत इसको शॉर्ट में लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हमें कोई क्वेश्चन आंसर्स भी करना है। नेक्स्ट प्लीज। HS कोड और HSN कोड जो है इसका मैंने आपको बताया था कि ITC-HS कोड इंडियन कोड है और उसमें 2 डिजिट और करके टोटल 8 डिजिट का बन जाता है, ठीक है। जैसे राइस का HS कोड दे रखा है 1006.30, ये HS कोड है, इंटरनेशनल नॉमिनक्लेचर है, लेकिन इसमें जो है 1 डिजिट और जोड़कर ये HSN को इंडिया का जो है कोड बन जाता है ITC-HS कोड। HSN बेसिकली 6 होता है, 6 डिजिट का होता है और ITC-HS कोड 8 डिजिट्स का होता है। नेक्स्ट, ये चैप्टर्स हैं इसके, इसमें पूरे मेथड दे रखा है कि किस प्रकार से DGFT काम करता है। नेक्स्ट, इसमें खास जो आपका मतलब का है वो है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के बेनिफिट्स क्या हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है, इसमें जो है गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो है चैप्टर 3 से डील करती है। इसमें MEIS स्कीम थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गई ड्यू टू WTO। क्यों हुई है भाई? क्या हुआ कि इंडिया, US ने और कई कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया कि इंडिया को MEIS स्कीम बंद होना चाहिए। क्यों? MEIS के अलावा उनके पास और भी लिस्ट है कि इसको भी बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है लास्ट 3 इयर्स में 2014-15, 2014-15, 15-16, 16-17, लास्ट 3 इयर्स में $100 से ज्यादा, $1000 से पर कैपिटा ज्यादा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को सब्सिडीज बंद करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन वो हार गए और फाइनली MEIS को डिसकंटिन्यू करना पड़ा अप्रैल 20 से। लेकिन उसके स्थान पर एक नई स्कीम आई है, वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, यदि हम कोई सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे लीगल का करें, अकाउंटिंग का करें, मेंटेनेंस का करें, रिपेयर का करें, इंजीनियरिंग का करें, मेडिकल सर्विसेज करें, R&D, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टेक्निकल टेस्टिंग, तो इसके ऊपर अभी भी बेनिफिट अवेलेबल है, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, लेकिन MEIS पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो गया है। नेक्स्ट, इसकी जगह पर एक नया स्कीम आया MEIS की, इसका नाम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इट इज अ न्यू स्कीम। ये जो है जनवरी 21 से इफेक्टिव होना था, लेकिन इसके रेट्स अभी भी नोटिफाइड होना है। और इसमें किन का ऐसी चीजों का रिफंड होगा जिसको WTO भी मना नहीं कर पाएगा, मतलब ये WTO कंप्लायंट स्कीम है। इसमें किस किस चीज का होता है? इसमें एक्सपोर्टर कैन रिसीव द रिफंड ऑन एम्बेडेड टैक्सेस एंड ड्यूटीज
like मंडी टैक्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, कोल सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल, ETC। ये जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये सब जो है इसमें रीइंबर्स हो सकते हैं। रेट अभी इसका आना अनाउंस होना बाकी है अभी, रॉडटेप स्कीम का, जिसको रॉडटेप स्कीम बोलते हैं, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है, ये बेसिकली आपको रिवार्ड देती थी 5% और 3% का, और ये ड्यूटी क्रेडिट स्कीम में होता है। इसको आप चाहो तो अपनी जो भी कस्टम ड्यूटी है, ड्यूटी पेमेंट है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, उसके पेमेंट में भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो कैश मार्केट में सेल भी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो वैलिडिटी है 18 मंथ्स की होती है। नेक्स्ट, ये ड्यूटी का मैंने पहले ही बता दिया आपको, इतनी इंपोर्ट ड्यूटीज को पे करने के काम आ सकती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज। जो भी ये ड्यूटी है, ये जो स्क्रिप्ट्स है वो इस काम आ सकती है। नेक्स्ट, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम में जो है एडवांस, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके एक्सपोर्ट वैल्यू पे आपको MEIS, SCIS मिलता था, या रॉडटेप्स में अभी कुछ अमाउंट मिलेगा। लेकिन यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो रॉ मटेरियल का जरूरत है। यदि वो रॉ मटेरियल आपने इंपोर्टेड लिया, गवर्नमेंट का इच्छा है कि आप इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, पर आपको ड्यूटीज ना पे करना पड़े। यानी एक्सपोर्ट जब आप करें तो आपको किसी प्रकार का ड्यूटी और टैक्सेस एक्सपोर्ट ना करना पड़े। तो इसीलिए गवर्नमेंट, आप यदि रॉ मटेरियल लेते हैं फॉरेन में, और फॉरेन में रॉ मटेरियल लेकर, फॉरेन से रॉ मटेरियल लेते हैं, तो उस पर जो भी ड्यूटी है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको कुछ एक मिनिमम वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, एटलीस्ट 15% आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। ये एडवांस लाइसेंस जो है, या एडवांस ऑथराइजेशन है, ये DGFT से आप इशू करवा सकते हैं। नेक्स्ट, देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, मतलब आप जो है, एक होता है, मैंने आपको बताया एडवांस ऑथराइजेशन, एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। इसमें जो है मिनिमम वैल्यू एडिशन जो है 20% यदि होना चाहिए, और इसका जो होता है ड्यूटी का, ये इट इज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये इससे एग्जम्प्टेड रहता है। नेक्स्ट, ड्यूटी रिमिशन ड्रॉबैक्स जो होते हैं, वो DB के ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं। वो ड्रॉबैक्स भी जो है, कस्टम ड्यूटी जो आपने पे करी है उसको रिफंड मिल सकता है आपको इस ड्रॉबैक स्कीम से। तो ये आपका वो सब है कि आपने कोई एक्सपोर्ट किया लेकिन उसमें कोई रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, तो उसकी जो ड्यूटी है वो आपको रिइंबर्स हो जाएगी, यही वो स्कीम है। नेक्स्ट, अब मैंने रॉ मटेरियल का बताया कि आपको रॉ मटेरियल भी ड्यूटी फ्री मिलता है। साथ में यदि आपने कोई मशीन इंपोर्ट की है तो आपको EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, EPCG के तहत यदि मशीन आपने इंपोर्ट की है तो आपको जो मशीन है उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, एक मिनिमम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। यदि आपकी ड्यूटी बनी 10 लाख रुपए, आपकी ड्यूटी बनी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो आपको उसका 6 टाइम्स यानी 60 लाख रुपया 6 साल में एक्सपोर्ट करना है। मतलब आपने ड्यूटी सेव जितनी करी उसका 6 टाइम्स, के बजाय 4.5 टाइम्स है या 25% लेस है। तो आप जो है, आपको कोई भी GST जो सेव किया है उसका 4.5 टाइम्स ही आपको एक्सपोर्ट करना है। यानी आपने 10 लाख का यदि ड्यूटी सेव किया है तो आपको जो है लगभग 45 लाख का एक्सपोर्ट करना होगा। तो इस तरह से आपको मशीन भी ड्यूटी फ्री मिल सकती है और आपको रॉ मटेरियल भी ड्यूटी फ्री मिल सकता है। नेक्स्ट, फिर ये यूयू और ये मतलब ये बेसिकली एग्जम्पशन और प्रमोशन स्कीम से। नेक्स्ट प्लीज, अब हम इसको क्विक लेंगे और इसको अपने को क्लोज भी करना है। नेक्स्ट, काफी क्वेश्चंस आए हैं तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। मेरा पूरा हो गया, लास्ट स्लाइड पे ले जाओ, मेरा मोबाइल नंबर होगा, लेकिन लोगों को कहिए मुझे व्हाट्सएप या ईमेल ही कीजिए, है ना। एग्जैक्टली, मैं ईमेल के द्वारा ही लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए मेरा लास्ट स्लाइड मैडम को बोल दीजिए, रख दीजिए। हमने सबसे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि
अपने ईमेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल शेयर करें, उनको हम सारा जो रिक्वायरमेंट है उनकी हम शेयर करेंगे, उसमें मैं आपका ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, जिससे लोग डायरेक्टली कोई चीज पूछना है तो पूछ सकें। तो मेरा लास्ट स्लाइड ले आइए प्लीज। मृणाली, अब लास्ट स्लाइड पे चले जाइए ना। खत्म ही हो गया था। ये मेरा लास्ट स्लाइड। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन ऑफिसर नीलेश त्रिवेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर, और ये मेरा ईमेल है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो सर एग्जैक्टली लोग इसको जब तक नोट कर रहे हैं तब तक मैं थोड़े क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतने क्वेश्चंस आए हैं कि मैं आपसे सारे क्वेश्चंस इस सेशन में कर पाऊंगा। तो अच्छा। निश्चित तौर पे उसके आंसर्स आपको सेपरेटली देने होंगे जो हम मेंबर से सर्कुलेट करेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी 4:40 का समय हो चुका है और हमारे जो समय की मर्यादा है तो 5-10 मिनट, मैक्सिमम 5-7 मिनट से बोल ले सकते हैं। तो इसलिए जो है कुछ जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं मैं आपको एक एक करके सर उसमें से पूछना चाहूंगा कि और जो क्वेश्चंस रह जाएंगे ये स्लाइड हटा लीजिए। हाँ, ये स्लाइड हटवा लीजिए भले से आप। ठीक है मृणाली, अब लाइव कर दीजिए स्लाइड हटा के। तो हाँ, प्रश्न पूछिए सर। Q&A में आप अगर देख पाएंगे तो इफ इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर ओवर 50 करोड़ तो क्या MSME की परिभाषा में आते हैं? सर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम 1, 5, ठीक है, 10, 50, 50 to 50। तो यदि 50 करोड़ 250 करोड़ तक का भी टर्नओवर है और मशीन में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के नीचे है तो आप MSME में आएंगे ही। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल, जहां तक यहाँ जानकारी मिल रही है सर कि वो अंदर रिपेयर है, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, तो लगभग 1 महीने से लोगों के उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस पर अगर कुछ कहना चाहें सर आप। इसमें क्या है कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी कि 31 मार्च 2021 जो भी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका उद्योग आधार है उनको उद्यम में माइग्रेशन होना है। लेकिन क्या होगा कि टोटल हमारे 1 करोड़ 29 लाख MSME एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड थे उद्योग आधार में, लेकिन हमने देखा मार्च 21 तक लगभग 25 से 28 लाख ही रजिस्टर्ड हुए। इट मींस 1 करोड़ लोगों को अभी माइग्रेशन होना है और नए लोगों का और रजिस्ट्रेशन होना है। तो वो सिस्टम में कुछ खास चेंजेस अभी अपडेशन और में है। और मीनवाइल ये कोविड-19 आ गया, ये भी बिल्कुल लास्ट मार्च के वीक में ही आया, तो इसके कारण ये सिस्टम अभी आप देखिए कि हमारे दिल्ली ऑफिस में भी कई लोग बीमार हो गए हैं और कभी सिस्टम ये जो है फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। तो डेफिनेटली जिनका उद्योग आधार है उनको भी डेफिनेटली डेडलाइन इसमें आगे बढ़ने की मिल सकती है गवर्नमेंट का। सर इसमें एक लोगों के एक भी क्वेश्चन और थे कि MSME मंत्रालय का कोई ऐसा पोर्टल है या ऑनलाइन कोई कोर्सेज आप लोग भी कंडक्ट करते हैं जहां पर किस तरह की अवेयरनेस लोगों को मिल सके, इस तरह के जो पॉलिसीज से रिलेटेड आपने जो बातें बताई, तो उस पे कई लोगों ने प्रश्न किया था कि क्या कोई ऑनलाइन कोर्स इस तरह के अवेयरनेस आपके हैं क्या कोर्सेज जहाँ पर? देखिए, हमारी जो वेबसाइट है dcmsme.gov.in, उसमें आप यदि mymsme.gov.in एक आइकॉन है, उसमें आप जाएंगे तो हमारी सारी स्कीम, पूरी सारी स्कीम अवेलेबल है। और हम लोग वेरियस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, चाहे IPR पे हो, एक्सपोर्ट पे हो, इंडस्ट्री सेटअप पे हो, मार्केटिंग पे हो, एक्सपोर्ट पे हो। और हमारे MSME DI एक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट और आपकी एजेंसीज के साथ मिलकर कार्य करते रहते हैं। तो अब लोगों को थोड़ा सा MSME ऑफिस भी आना है, MSME की वेबसाइट भी देखना है। और हम सबकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, प्लीज नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। मैडम सर आपकी हमारी आवाज आ रही है सर? एग्जैक्टली अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। हाँ, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हाँ जी, हाँ सर, मैं क्वेश्चन से फिर से आ रहा हूँ, 1 सेकंड सर खाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर ये जो आपने ई संचित रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है, तो ई संचित रजिस्ट्रेशन के बारे में लोगों के प्रश्न थे कि उसके लिए कौन सा सिग्नेचर लगता है, क्लास 3, क्लास 2 या DGFT की DSC जो है,
वो तो किस तरह से? क्लास 2 तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर ही है और ये बहुत ही सरल तरीके से बन सकता है और ई संचित रजिस्ट्रेशन कस्टम की वेबसाइट से बन जाता है, ई संचित रजिस्ट्रेशन नाम से ही बन जाता है और ये अपने किसी भी जो कंपनी सेक्रेटरी हैं ये लोग इसको हेल्प कर देते हैं और पूरा दिलवा देते हैं। कोई ज्यादा इसका खर्च भी नहीं है, बस ये अवेयरनेस कम है तो लोग ज्यादा पैसे ना ले, इसके लिए हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। सर इसमें एक क्वेश्चन है जो कि हमारे इंडस्ट्री काफी ज्यादा फेस कर रही है कि हमारे यहाँ जो डायमंड डॉलर अकाउंट में लोग एक्सपोर्ट करते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट जो एसईजेड यूनिट्स को, तो सिस्टम जो है जो आपका चैनल जिस ढंग से डेवलप हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, तो जब उनका डोमेस्टिक फिगर एक्सपोर्ट्स टर्नओवर का लेना होता है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट्स को भी डोमेस्टिक फिगर में कैप्चर कर ले रहा है। अच्छा, ये तो सर बड़ी बात बता रहे हैं आप, क्योंकि क्या है कि हमारे इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर का एक्सकल्जन है ना, एक्सक्लूसिव है। तो इसमें यदि ऐसी कोई, क्योंकि एक दिक्कत और भी आ रही थी जो हम लोगों ने फेस की है कि जो जैसे एक फर्म है उसका ट्रेडिंग भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विस भी है, तब वो क्या हो रहा है कि वो जो पोर्टल है वो इनकम टैक्स ऑफिस से और जीएसटी से डेटा लेता है और वहां पर इस प्रकार का डिफरेंशिएशन का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो इसके कारण उसका ट्रेडिंग टर्नओवर भी हमारे इसको उसके टर्नओवर में आ रहा है और वो एमएसएमई से बाहर हो रहा है। तो यदि आपको भी इस प्रकार का डीम्ड एक्सपोर्ट वाले में फिगर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है हमारा जो चैंपियन पोर्टल है ना, champion.in पर ये बिल्कुल मेल डालिए तो उसके ऊपर फिर उसको मिनिस्ट्री लेवल पर ये पोर्टल में अपडेशन होगा। थैंक यू सर। सर एग्जैक्टली हमने एमएसएमई सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी है इस संदर्भ में। हाँ, चिट्ठी के साथ में, और चैंपियन पोर्टल पे भी हम डाल देते हैं क्योंकि काफी लोगों के इशू है और काफी लोग चैलेंजेस ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये समस्या तो मैं देख रहा हूँ, रियली में समस्या है। एक क्वेश्चन था, काइंडली एक्सप्लेन अकाउंटिंग प्रोसेस एंड जीएसटी पोर्टल फॉर एक्सपोर्ट, तो मुझे लगता है वो भी उससे रिलेटेड ही है। हाँ। सर इसमें कैन बी गेट द बेनिफिट स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया? स्टार्टअप, देखो स्टैंड अप इंडिया इज ओनली फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर एंड 1 SC और 1 ST एंटरप्रेन्योर, बाकी किसी अदर एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है। इसके लिए उद्यमी मित्रा.in एक वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पे उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है या डायरेक्ट बैंक से अप्लाई करना पड़ेगा। सर मुझे क्वेश्चंस तो काफी और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी टाइमलाइन है 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस में और करूंगा और उसके बाद में जो है हम फिर इस कार्यक्रम को फ्रेंड करेंगे। तो सर इसमें ये था कि आर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय एमएसएमई ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ऐसा तो कुछ है नहीं सर, आपने पहले क्लियर कर दिया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और मैं क्वेश्चन ये भी देख रहा हूँ, एक किसी ने ट्रेडर के बारे में पूछा कि भाई देखो मर्चेंट एक्सपोर्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो ट्रेडर है। हाँ, आप यदि कोई एक्सपोर्ट कंसल्टिंग बॉडी है, एक्सपोर्ट में कंसल्टेंसी देते हैं, तो आप अपना सर्विस एंटरप्रेन्योर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में नहीं होता है। ओके सर। तो सर इसमें एक और, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, व्हाई इज इट यूजफुल? बिना उद्यम के तो इनको कुछ भी ना ट्रेडमार्क मिलेगा, ट्रेडमार्क भी हम 10,000 देते हैं वो भी नहीं मिलेगा, फिर डिजाइन के इसमें भी पैसा देते हैं। अभी हम कई एमएसएमई स्कीम तो बताए नहीं क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट और एमएसएमई सबको लेके चलना था, है ना। एक क्लस्टर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 5% इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, तो बिना रजिस्ट्रेशन के तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। लोग मतलब क्यों नहीं करा रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है ना। अपने ज्वेलरी सेक्टर में भी मैक्सिमम ज्वेलर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहिए, एमएसएमई में भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन से भी। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और, कैन बी रजिस्टर्ड फॉर एमएसएमई if we don't have any investment in machinery, if we are purely merchant exporter? मर्चेंट एक्सपोर्टर में वही का आंसर दिया हूं कि मर्चेंट एक्सपोर्टर आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। हाँ, यदि वो मर्चेंट एक्सपोर्टर अपनी एक और आर्म को बताएं कि साहब मैं एक्सपोर्ट में कंसल्टेंसी देता हूं, तो कंसल्टेंसी के रूप में वो अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकता है। Can you please explain steps involved in advance authorization scheme specifically from jewelry industry point of view? Can you please? हाँ सर। एडवांस ऑथराइजेशन क्या सर? मुझे लगता है कि ये पॉलिसी रिलेटेड इशू है, तो वो जो है सेपरेटली उनको दूसरे वेबिनार में इसके आंसर्स हम उनको दिला पाएंगे। We are able to avail withdraw back more than 1 year over
नहीं समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन है। नहीं, इनको है ना ऐसे में सर क्या कीजिए, इनको डीजीएफटी के ऑफिसर से भी एक बार इंटरेक्शन करवा दीजिए, तो डीजीएफटी इनको प्रॉपर पूरा आंसर दे देगा, क्योंकि वही लोग इन सब चीजों को देखते हैं। मेंबर्स को मैं बताना चाहूंगा कि डीजीएफटी के साथ भी हमारा इस तरह का वेबिनार जल्दी ही शेड्यूल है, तो मैं उसमें निश्चित तौर पे आपके इन प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास करूंगा। और सर चूंकि समय की सीमा समाप्त हो चुकी है, तो जो भी मेंबर्स हैं मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पीपीटी के लिए और प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग के लिए पूरी रिकॉर्डिंग को देखने के लिए रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमको शेयर कर दें, जिससे कि मैं ये डेटा आपको शेयर कर सकूं। और चूंकि अब अधिक समय हमारे पास में नहीं है, तो मैं जो है इसी के साथ हमारे जो आज के मुख्य स्पीकर हैं श्री नीलेश त्रिवेदी जी का एक बार फिर से आभार मानते हुए, इंडस्ट्री की तरफ से सर हम आपने जेमेन ज्वेलरी के सभी मेंबर्स की तरफ से आपके बहुत आभारी हैं। और मुझे लगता है कि जो आपने सरसरी तौर पे बहुत तेजी से बात के प्रेजेंटेशन में चीजों को प्रेजेंट किया है, तो वो जो है काफी मेंबर्स को दोबारा सुनने की दरकार है। काफी कुछ डिटेल्स में आपसे हम इस बात को फिर से चाहेंगे, तो हम दोबारा वेबिनार के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जैसे ही हमको समय स्लॉट मिलता है। सर इसमें हम एक काम कर सकते हैं, हम सिर्फ एमएसएमई के लिए सेपरेट करें और एक्सपोर्ट के लिए सेपरेट करें, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ सर, काफी बड़ा हो गया है, तो मैं निश्चित तौर पे अगली बार एक एमएसएमई स्कीम्स के लिए और दूसरा एक्सपोर्ट्स बेनिफिट्स के लिए इस तरह से करेंगे, जिसमें कि आपका कंप्लीट फोकस अलग अलग एरियाज में हो और हमें पूरी जानकारी मिल सके। तो मेंबर्स को जिन्होंने भी अपने डिटेल्स दे रहे हैं, सबके साथ में हम डेटा शेयर करेंगे। आप लोगों को जो हमारे इस तरह के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है उसमें हम ऐड भी कर देंगे, जिससे आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलती रहे और आप जो है जो भी डीजीईपीसी अपने प्रयास कर रही है उसका आप लाभ ले सके। तो मैं सारे मेंबर्स का भी एक बार धन्यवाद देता हूं कि सर आप लोग भी इस पैंडेमिक के टाइम पे अपना समय निकाल करके इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए और अपना जो भी नॉलेज है उसको अपग्रेड करने का प्रयास किया। नीलेश सर का भी एक धन्यवाद देते हुए मैं मिथिलेश पांडे जीजेपीसी से हमारी कलीग मृणाली हिले हम सब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। फिर अगली वेबिनार्स में हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। नीलेश सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पांडे जी, मृणाली मैडम, धन्यवाद। मृणाली अभी थोड़े समय तक आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि काफी लोग अपने नंबर्स और ईमेल्स भेज रहे हैं, तो जिससे उनको टाइम मिल जाए और पूरे डिटेल्स उनके आ जाए और जिससे हम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको शेयर कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेंबर जो बड़ी संख्या में अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं उनके क्वेश्चंस भी अभी तक भी आ रहे हैं Q&A में, तो आप अपने क्वेश्चंस को डेफिनेटली छोड़ते जाइए। उस प्रश्नों का भी उत्तर हम पहले से प्रश्नों को शेयर करके रखेंगे, तो अगले वेबिनार्स में निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों का ज्यादा फोकस ढंग से आंसर मिल पाएगा और आप ज्यादा कुछ गेन कर पाएंगे। तो आप जब तक ये सेशन चालू है, जब तक आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप अपने क्वेश्चंस इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल्स आईडी कंटिन्यूअस हमारे पास में आ रहे हैं काफी संख्या में, तो निश्चित तौर पे मैं आप सबसे पूरे इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रयास करूंगा। आई थिंक सभी ने अपना
नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं सारे। तो वेल, थैंक यू टू एवरीबडी। तो अब आप जो है वेबिनार्स को क्लोज कर सकती हैं। अभी भी वैसे काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कुछ लोग टाइप भी कर रहे हैं, तो एक आध मिनट और टाइम दे करके आप जो है आप जो उसके बाद में सेशन क्लोज कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेंबर्स, थैंक यू सो मच। ओके मिनाली, क्लोज कर दीजिए अभी।